दोस्तों पिछले कुछ सालों में रेलवे स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न्स दिए। कुछ स्टॉक्स ने तो 5, 10, 15 गुना तक रिटर्न्स दिए अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को। लेकिन क्या रेलवे स्टॉक्स में चार्म अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर एक टेम्पररी स्लो डाउन है? डिटेल में बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ इस वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो किसी तरह के बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। रेलवे में पिछले कुछ सालों में जो भी हमने बड़ी रैली देखी थी, राइट, उसके पीछे मात्र प्राइसेस का मूवमेंट नहीं था, उसके पीछे हमारे सरकार के द्वारा लाए गए जो भी प्रोजेक्ट्स थे रेलवे से रिलेटेड वो थे। चाहे नए ट्रैक्स की डेवलपमेंट की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन की बात हो, चाहे फ्रेट कॉरिडोर्स की बात हो, इन्हीं सब वजहों से एकाएक रेलवे कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे। तो अगर हम ध्यान देंगे तो रेलवे कंपनियां जो हैं उनके पास अभी भी बड़े ऑर्डर बुक हैं। तो ऐसे में यहां पर अगर हम ध्यान दें तो जो आरवीएनएल है, राइट, आरवीएनएल एक समय पे करीब करीब 20-22 रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था 2022 में, और देखते देखते 2024 में ये करीब करीब 648 रुपए के आसपास पहुंच गया। तो कहाँ 20 रुपए की चीज़ मिलने लगी 648 रुपए में। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में ये आना चाहिए कि जो 20 रुपए की चीज़ एक 648 पे पहुंच चुकी है, उसमें अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके फंडामेंटल्स के हिसाब से क्या उसके सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जस्टिफाइबल है या नहीं। तो आगे हम उसको डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखें तो जैसा कि हम अपनी वीडियोज़ में आपको हमेशा सिखाते आ रहे हैं, अगर किसी चार्ट में कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न बनता है, यानी कि कुछ ही हफ्तों या कुछ ही महीनों के अंदर एक फाउंटेन जैसी चीज़ निकल के आती है कैंडल स्टिक पैटर्न में, तो वहाँ से फिर उसी तरह की गिरावट भी होती है और मोस्टली हमें वही रेलवे स्टॉक्स में देखने को भी मिला है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकल एनालिसिस में जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, राइट, जैसे कि बुलिश हरामी हो गया, तो ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न अगर फॉर्म हो रहा है रेलवे स्टॉक्स में या कहीं पे भी, तो उसके बाद क्या होता है, एक रिवर्जन देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर यहाँ पे डार्क कवर क्लाउड फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे क्या चीज़ें मूवमेंट, कैसे मूवमेंट होती है। इसके साथ ही साथ इन्वर्टेड हैमर अगर फॉर्म हो रहा है तो वहाँ से क्या रिवर्जन्स होते हैं। हैंगिंग मैन अगर फॉर्म हो रहा है तो वहाँ से बड़ा डाउनफॉल आता है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए। अगर जस्ट इन केस अगर आप S4R पर अभी तक नहीं आए तो S4R पर ये सब चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, ज़रूर से ज़रूर आइए और आप हमसे वहाँ पर बात भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम आरवीएनएल के बारे में। तो आरवीएनएल के ऑर्डर बुक आप देखिए, ऑर्डर बुक यहाँ पे क्या है, रेलवेज के करीब करीब 57,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, सिग्नलिंग से रिलेटेड 15,000 करोड़, पोर्ट रोड एंड हाईवे से रिलेटेड 10,000 करोड़। तो बेसिकली इनके पास ऑर्डर बुक बहुत हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। ऐसा नहीं कि इनके पास अभी ऑर्डर बुक आए, तो ऑर्डर बुक पहले से भी आते रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्राइसेस में गिरावट हुई है। तो दो बातों से प्राइसेस में गिरावट होती है, एक तो होता है वैल्यूएशन, कंपनी के फंडामेंटल्स अगर डिग्रेड हो रहे हैं तो प्राइसेस में गिरावट होती है, और दूसरा होता है कि अगर कोई चीज़ 30, 40, 50 गुना चली गई है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं। भाई और सीधी सी बात है, अगर कोई 10 रुपए की चीज़ यहाँ पे देखते देखते 500 रुपये पे चली गई तो जो इन्वेस्टर्स हैं 10 रुपये वाले, वो थोड़े बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस में गिरावट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे में आरवीएनएल के अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 9% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% का, डिविडेंड यील्ड 0.73% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी 0.49 है, पेट्रोस्की स्कोर 4 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 10.5% के आसपास रहा है। तो सेल्स ग्रोथ 10.5% के आसपास का नॉट बैड, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 56-57 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए करीब करीब 57 रुपये चाहिए होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड देखें आरवीएनएल का, तो 3,100 करोड़ रुपए के आसपास 2015 में इनकी सेल्स थी और 337 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था। देखिए 2021-22 आते आते 19,382 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो चुकी थी, जो कि एक मैसिव ग्रोथ था, एंड प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे 3 गुना बढ़ते हुए करीब करीब 1110 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी थी। अब 2022 के बाद आप देखिए तो आपको बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे समझने की और सीखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। 2022-23 में 20,200 करोड़ और 26 में मात्र 20,400 करोड़। तो जो ग्रोथ यहाँ पे पहले इनको दिख रही थी सेल्स में, जो ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में दिख रही थी,
वो एकदम से 2023 के बाद से पिछले 3 सालों में एक तरह से रुकावट उसमें देखने को मिल रही है। हालांकि इनके पास अभी भी ऑर्डर बुक हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में ये हमें 1300 करोड़ का जो इनका प्रॉफिट था 2023 में, वो इनफैक्ट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें समझनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए तो जून 2023 में 78% के आसपास प्रमोटर्स थे, 14% पब्लिक थी और यहाँ पे 6-7% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 73% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 15% पब्लिक है और यहाँ पे 11-12% के आसपास हमारे FIIs एंड DIIs हो चुके हैं। तो यहाँ पे FIIs एंड DIIs ने अपने स्टेक धीरे धीरे कहीं ना कहीं से बढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जो कि है IRFC। IRFC का बिजनेस सेगमेंट क्या है? ये बेसिकली फाइनेंसिंग, लीजिंग, लेंडिंग एक्टिविटीज़ करती है रेलवेज प्रोजेक्ट्स के लिए, रेलवेज कंपनियों के लिए एंड अदर कंपनियों के लिए भी। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम IRFC के फंडामेंटल्स देखें तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी 13%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 5%, डिविडेंड यील्ड 2.20% के आसपास है एंड प्रॉफिटेबल है कंपनी। डेट टू इक्विटी 7.69 है। अब 7.69 क्यों है? अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो NBFC कंपनीज होती हैं या बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनके पास जनरली डेट टू इक्विटी ज़्यादा ही रहता है। पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 4 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 14% के आसपास रहा है एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे सेल्स देखें तो 2015 में करीब 7,000 करोड़ का सेल्स था, 758 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 2023 में यहाँ पे देखिए 23,000 करोड़, 6,000 से बढ़ के 7,000 से बढ़ के 23,000 करोड़ का सेल्स हो गया एंड यहाँ पे 6,300 करोड़ का ओवरऑल नेट प्रॉफिट हो गया कंपनी का। लेकिन 2026 में आप देखिए तो 2026 में उसी के आसपास है, 27,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है एंड मात्र 7,000 करोड़ का यहाँ पे ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए तो जून 2023 में 86% के आसपास प्रमोटर्स थे, 11% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे मात्र 3% के आसपास FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। तो अगर आपने हमारी वीडियोस 2022, 23, 24 में देखी होगी तो हमने जब भी IRFC के डिस्कशंस किए थे उसमें हमने आपको बताया था राइट कि जो प्रमोटर्स हैं 86% उनको घटा के एज पर सेबी रूल्स 75% करने होंगे आने वाले समय में। अब देखिए यहाँ पे 2026 आते आते क्या हुआ है प्रमोटर शेयर होल्डिंग के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर शेयर होल्डिंग करीब करीब 84% के आसपास हो चुकी है, 11% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे 3-3.5% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इरकॉन के बारे में तो इरकॉन का ऑर्डर बुक आप देखेंगे 78% के आसपास इनके ऑर्डर बुक रेलवे से हैं, साथ ही साथ हाईवेज के भी इनके पास ऑर्डर बुक्स हैं। तो ऑर्डर बुक्स हैं नो डाउट, बट प्राइसेस में गिरावट क्यों हुई है? देखिए ऑर्डर बुक ही सब कुछ नहीं होता है। आपने कई जगह छोटी वीडियोस में देख लिया होगा कि दीज आर द कंपनीज दैट आई एम गिविंग यू लिस्ट, दीज कंपनीज हैव ऑर्डर बुक मोर देन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो तो कह के चले जाते हैं, उनके तो व्यूज आ जाते हैं, लेकिन ऑर्डर बुक ही एकमात्र चीज़ नहीं होती। अगर ऐसा होता है, सबको पता होता, तो भैया जिनके पास ज़्यादा ऑर्डर बुक है उसी कंपनियों में लोग इन्वेस्टमेंट करते और 20-21 दिन में सब कुछ एक का दो कर लेते। तो ऐसा नहीं होता है, ऑर्डर बुक रहते हैं बट प्राइसेस किन्हीं फैक्टर्स से मूव होते हैं और जो फैक्टर्स होते हैं वो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें इरकॉन के फंडामेंटल्स के बारे में तो रिटर्न ऑन इक्विटी 9% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 1.97% के आसपास है, प्रॉफिटेबल है कंपनी, डेट टू इक्विटी 0.86 है, पेट्रोस्की स्कोर 4 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 10% के आसपास रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 21 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे सेल्स देखें तो इरकॉन का 2015 में 3,000 करोड़ के आसपास सेल्स था एंड 583 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। 2023 में 10,300 करोड़ हो गया ये बढ़ के सेल्स एंड 765 करोड़ हो गया यहाँ पे प्रॉफिट। अगर हम ध्यान दें लेटेस्ट डाटा पर तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अभी भी जो 2023 में था उससे इनफैक्ट यहाँ पे सेल्स कम हो चुकी है एंड जो 2023 में प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट उससे घट के यहाँ पे 592 के आसपास यहाँ पे हो चुका है नेट प्रॉफिट। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ते रहना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पिछले 3 सालों में कम होते हुए दिखाई दिए। तो ऑर्डर बुक होना एक बड़ी बात है, ऑर्डर बुक होती हैं कंपनियों के पास, लेकिन ऑर्डर बुक के साथ अगर सेल्स कम हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है तो कहीं ना कहीं से वो प्राइसेस में रिफ्लेक्ट
करती है। ठीक है, चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 2023 में करीब 73% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 21% पब्लिक थी और यहाँ पे 6% के आसपास हमें एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं 65% के आसपास हो चुके हैं प्रमोटर्स, 28% हो चुकी है पब्लिक और यहाँ पे करीब 6% के आसपास हमें एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें रेलटेल के बारे में तो रेलटेल कंपनी क्या करती है, ये टेलीकॉम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है रेलवेज के लिए एंड ब्रॉडबैंड वीपीएन सर्विसेज, टेलीकॉम नेटवर्क, बेसिकली ये सब कामकाज देखती है ये पर्टिकुलर कंपनी। यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल्स देखें रेलटेल का तो रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, डिविडेंड यील्ड 0.93% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.03 है। अभी तक जो भी कंपनी हमने डिस्कस की है सबसे ज़्यादा डेट टू इक्विटी कम इसी का है, पेट्रोस्की स्कोर 6 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 23% के आसपास रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 27 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम रेलटेल का देखें तो 2015 में करीब 482 करोड़ का सेल्स था, 121 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। 2023 में ये बढ़ के 1957 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो गया एंड 188 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। इसके साथ ही साथ अगर हम लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दें तो 4277 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है इनका सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 346 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये एक कंपनी है जहाँ पे हमें सेल्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब आपका सवाल होगा कि प्राइसेस यहाँ पे फिर क्यों गिर रहे हैं, तो प्राइसेस मैंने कहा जैसे कि बहुत सारे रीजंस होते हैं उनके गिरावट के पीछे। अब कोई चीज़ 1 का 10 हो चुकी है, 10 का 20 हो चुकी है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी चलती है लोगों की, तो इसलिए फंडामेंटल्स के साथ ही साथ प्राइसेस क्यों गिर रहे हैं ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब रेलटेल में आप देखिए तो 2023 में 72% के आसपास प्रमोटर्स थे, 23% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 3% के आसपास एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2026 में 73% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 22% पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 4-5% के आसपास हमें एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे आईआरसीटीसी की तो आईआरसीटीसी क्या करती है, कैटरिंग सर्विसेज के अलावा और क्या कामकाज है, क्या ये केवल आपने पानी पिया है आईआरसीटीसी का या और भी चीज़ें हैं इनकी, कमेंट करके आप जरूर बताइए। रिटर्न ऑन इक्विटी 34%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46%, डिविडेंड यील्ड 1.66%, यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.02 है, पेट्रोस्की स्कोर 6 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 16% के आसपास रहा एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 30 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें इसके सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड पर तो 2015 में करीब 1059 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था, यहाँ पे 131 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था। 2022 में 1880 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था एंड 660 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था लेटेस्ट डाटा के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखिए लेटेस्ट डाटा के हिसाब से 5200 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो चुकी है एंड 1393 करोड़ रुपए के आसपास इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे भी आपको सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो जून 2023 में 62% प्रोमोटर्स थे, 21% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 16% के आसपास एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्च 2024-6 में इनफैक्ट 62% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 18% पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 19-20% के आसपास हो चुके हैं हमारे एफआईज एंड डीआईज। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के बारे में तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका मात्र 7% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% का, डिविडेंड यील्ड 0.72% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0.38 है, पेट्रोस्की स्कोर मात्र 4 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 13% के आसपास रही है एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 21 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें इसके सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड तो 2016 में करीब करीब 1100 करोड़ का सेल्स था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट करीब 20 करोड़ का था। 2022 में 1800 करोड़ का सेल्स हो चुका था, 21 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो चुका था एंड लेटेस्ट डाटा अगर हम देखें टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग का तो यहाँ पे 4300 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो चुका है एंड 194 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो चुका है कंपनी का। तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए ओवरऑल फंडामेंटल्स के साथ ही साथ बिजनेस में ग्रोथ देखना। अब बिजनेस ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे कंपनी के, तो प्राइसेस में वो रिफ्लेक्ट होते हैं और प्राइसेस बढ़ेंगे
तो इन्वेस्टर्स वहां पे आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए टेक्स मैको का यहाँ पे देखिए, प्रोमोटर्स करीब करीब 58% के आसपास थे जून 2023 में, 32% पब्लिक थी। यहाँ पे करीब 9% के आसपास एफआईआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से 2026 में 48% प्रोमोटर्स हैं, 38% यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे करीब करीब 13% के आसपास हमें एफआईआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्राइसेस में गिरावट क्यों हुई। देखिए, इतने मल्टीबैगर होने के बाद प्राइसेस में गिरावट होना एक छोटी बात नहीं है, राइट। फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड नहीं है कंपनियों की, जो भी हमने डिस्कस की, लेकिन प्राइसेस क्यों गिरे। एक तो वैल्यूएशंस की वजह से, अभी भी हमने देखा है एक दो स्टॉक्स के जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 40-50 के ऊपर है। तो जब जब वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्राइसेस जब बड़ी तेज़ी से मूव करते हैं और अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं मूव कर पाती, तो वहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो इन्फ्लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में प्राइसेस में करेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। एंड जब कोई कंपनी ग्रो करने लगती है, अर्निंग्स मान लीजिए किसी कंपनी का 5 साल पहले 100 रुपए का था और अभी 140 रुपए का है, तो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन वहाँ पे बढ़ जाती है। और कभी भी अगर उस रेट से नहीं बढ़ पाई जिस रेट से 4-5 साल पहले बढ़ रही थी, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, जिसकी वजह से प्राइसेस में वो रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ सेक्टर रोटेशन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रहता है वहाँ पे वो धीरे धीरे चले जाते हैं। तो रेलवे पे फोकस आया तो रेलवे में चले गए, बैंकिंग में फोकस आया तो बैंकिंग में चले गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्टॉक्स में फोकस आया तो वहाँ चले गए। तो ये जब सेक्टर रोटेशन चलता रहता है, राइट, उसकी वजह से भी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है एंड उसकी वजह से भी प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलती है, करेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए हमें पता रहनी चाहिए, तभी हम एक डिसाइसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना दोस्तों, आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए।